नमस्कार, मैं उपार था और आज मैं आपको लेकर आया हूँ वैष्णो देवी दर्शन में। अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, ये रास्ता है जो कि वैष्णो देवी जाता है और ये आ रहा है सांझी छत से। सांझी छत वो स्थान है जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स आपको उतारते हैं और वहाँ से वैष्णो देवी का जो धाम है, वो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर हम बात करें कि हेलीकॉप्टर से पर व्यक्ति का चार्ज क्या लगता है, तो लगभग 2100 रुपये एक व्यक्ति का चार्ज है एक तरफ का, और अगर आप दोनों तरफ जाते हैं तो सीधे उसका डबल लगता है, 4200 रुपये उसको लगता है। अगर हम बात करें कि लगभग मंदिर में कितना समय लगता है, तो मंदिर में लगने वाला समय लगभग 1.5 से 2 घंटे होते हैं, या भीड़ के अनुसार भी डिपेंड है। लगभग 1.5 से 2 घंटा अनिवार्यतः मंदिर में आपको दर्शन करते समय लग जाता है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर से जहाँ आप उतरते हैं, वहाँ से मंदिर तक जाने का आपका पालकी का कितना लगता है, तो पालकी का लगभग 1500 चार्ज है, जो कि गवर्नमेंट रेट है। गवर्नमेंट द्वारा फिक्स रेट है यहाँ पर, और उसके द्वारा ले जाया जाता है। इससे साधन यहाँ पर खच्चर द्वारा भी है, खच्चर से भी जाया जा सकता है। तो मेनली जो है वो हेलीकॉप्टर से आना यहाँ ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हाँ, लगभग एक पूरा दिन लग जाता है। अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो फिर भी एक पूरा दिन लग जाता है, क्योंकि इतनी भीड़ है, इतना रश है, तो लगभग एक पूरा दिन आपको लग जाता है। तो अगर आपको हेलीकॉप्टर से आना है और आपकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पाई है, तो आपको उससे पहले नीचे से ही लाइन में लग करके, एक लंबी लाइन में लग करके, जिसका प्रोसेस भी काफ़ी लंबा है, लगभग 4 से 5 घंटे लंबा प्रोसेस है, वो लेकर के टिकट लेना है और उसके बाद फिर बोर्डिंग पास लेना है। इसके लिए भी वेटिंग काफ़ी लंबी है, तो उसका लेने के बाद आपको फिर यहाँ पर आना है। चलिए, अगर हम ये बात करें कि नीचे या ऊपर हम लोग को कहाँ रहना है, तो रहने के लिए ज़्यादातर जो रूम है ऑनलाइन बुक है। अगर आप ऑनलाइन नहीं बुक किए हैं, तो यहाँ पर आकर आपको नॉर्मली देखना होगा कि रूम खाली हैं या नहीं खाली हैं। अगर खाली होंगे तो जनरली मिल जाएंगे, अगर रूम नहीं होंगे तो डॉर्मेट्री यहाँ पर है जो मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे लंगर भी चलते हैं। अगर आप को प्रसाद लेना है तो आप उसमें जाकर लाइन लग करके प्रसाद ले सकते हैं। अगर बात करें कि जम्मू के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, तो पूरे जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना, उससे पहले ये भारत का एक राज्य था, जिसमें जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख भी जुड़ा हुआ था। तो 2019 में इसे तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, और एक लद्दाख और दूसरा जो हो गया जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में 2 जोन बना दिए गए हैं। एक जोन जम्मू है और दूसरा जोन जो है वो कश्मीर जोन है। तो जो जम्मू जोन है उसमें 10 ज़िले हैं, और जो कश्मीर जोन है उसमें भी 10 ज़िले हैं। यानी अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर में कुल कितने ज़िले हैं, तो जम्मू कश्मीर में कुल 20 ज़िले मुख्यतः हैं। टोटल 20 ज़िले हैं। और ये अगर बात करें कि घूमने के लिए क्या है, तो जम्मू कश्मीर जम्मू वाला जो एरिया है, यानी जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, जो कि जम्मू का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, यानी जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जम्मू तवी है। तो जम्मू तवी में ही आपको लगभग 2 दिन स्टे करना अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे लगभग बहुत सारी चीज़ें, यानी अगर गिन के बताया जाए तो लगभग 26 पॉइंट्स हैं जो कि आपके घूमने के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। और अगर बात करें कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे घूमने लायक, तो यहाँ पर भी घूमने लायक भी बहुत जगह हैं। जैसे में कि अभी कटरा से जब आप यात्रा करते हैं, तो लगभग कटरा से ऊपर की जो चढ़ाई है लगभग 12 किलोमीटर की ये सफ़र है। और 12 किलोमीटर का सफ़र कुछ लोग अब अपने सुविधानुसार, अपने क्षमतानुसार तय करते हैं। कुछ लोग खच्चर से, कुछ लोग पालकी से, कुछ लोग पैदल, और कुछ लोग हेलीकॉप्टर से। तो अपने सुविधानुसार तय करते हैं और उसके अनुसार समय लगता है। तो लेकिन अगर बात करें यहाँ पर घूमने लायक क्या-क्या है, तो यहाँ पर घूमने लायक एक तो वैष्णो देवी का मंदिर है, दूसरा जो है वो भैरवनाथ है। वैष्णो देवी से भैरवनाथ तक रज्जू मार्ग है, यानी कि रोपवे है, तो वहाँ से जाया जा सकता है। दूसरी अगर बात करें तो यहीं से 6 किलोमीटर के नीचे दूरी पर एक जगह है, एक स्थान है जो बड़ा फेमस जगह है, अर्धकुमारी का स्थान है, तो वो भी घूमने लायक काफ़ी अच्छी जगह है। और ये जो पूरी पहाड़ी है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 पहाड़ियों का समूह है, जिसे त्रिकुटा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये त्रिकुटा की पहाड़ियाँ हैं। अगर हम बात करें कि जो जम्मू है, ये अगर आप भूगोल के स्टूडेंट हैं और आपको जानना है कि ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ कौन सी हैं, क्या ये हिमालय है? हाँ, तो आप एकदम सही समझ रहे हैं, हाँ हिमालय है। हिमालय को जनरली 4 भागों में बांट दिया जाता है। एक ट्रांस हिमालय हो जाता है, उसके बाद बृहद हिमालय हो जाता है, उसके बाद मध्य हिमालय हो जाता है, और ये जो हिमालय की श्रेणी है इसे शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय में आप जानते हैं काराकोरम है, लद्दाख है, जांस्कर है, जिसमें काराकोरम में ही भारत की सबसे ऊँची चोटी K2 पाई जाती है। और अगर बात करें कि लेकिन हिमालय की सबसे ऊँची चोटी, अगर बात करें कि भारत में हिमालय की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में पड़ती है। तो अगर बात करें कि ये जो जम्मू वाला ये एरिया है, ये किस हिमालय में स्थित है,
तो ये शिवालिक हिमालय में स्थित है। ये इसकी विशेषता शिवालिक हिमालय की खास तौर पे कि इधर धीरे धीरे ये जैसे जैसे पूर्व की तरफ बढ़ता जाता है, यानी उत्तर से पश्चिम से पूर्व की तरफ जैसे जैसे शिवालिक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही ये तीनों पहाड़ियाँ सक्रिय होती जाती हैं, तीनों पहाड़ियाँ मिलती जाती हैं और आखिरी समय पे लगभग एक जैसी एक में तीनों मिल जाती हैं। वहाँ पे डिफरेंस कर पाना कि कौन सा बृहद हिमालय है, कौन सा लघु हिमालय है, कौन सा मध्य हिमालय, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर यहाँ पर भूस्खलन की ज़्यादा थोड़ी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये विश्व की सबसे नवीनतम पहाड़ियों में से एक पहाड़ी है। हिमालय जो है वो विश्व की सबसे नवीनतम पहाड़ी में से एक पहाड़ी है। अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ जो हैं, तो वो तो आप जानते हैं कि वो दिल्ली वाले एरिया में, यानी गुजरात से निकल करके हरियाणा होते हुए दिल्ली में जाती हैं। वो वाली पहाड़ियाँ जो हैं, जिस पे रायसीना हिल है, ये रायसीना हिल पर स्थित है आपका राष्ट्रपति भवन, वो विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ियों में से है, लेकिन ये विश्व की सबसे नवीनतम पहाड़ियों में से है, इसलिए इसमें भूस्खलन होना जनरल कॉमन बात है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए स्थान के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।